मेरा नाम दीपक कुमार है। 64th BPSC संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में मैंने 10th रैंक हासिल किया है और मुझे DSP का पोस्ट अलॉट किया गया है। इस परीक्षा में जो मेरी ऑप्शनल सब्जेक्ट रही वो मैथमेटिक्स रही। तो मैथमेटिक्स के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स जो मेरा था वो ये रहा कि मैथमेटिक्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा 10th से। इनफैक्ट 8th 9th से ही काफ़ी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था। फिर 10th पास करने के बाद मैं मैथमेटिक्स से इंटर किया, उसके बाद फिर मैं IIT वगैरह में एडमिशन लिया। तो जो मुझे लगा कि ओके व्हाई आई एम चूजिंग मैथमेटिक्स, तो मुझे लगा कि ओके मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आता है, मुझे करने में अच्छा लगता है। और मुझे अगर मैथमेटिक्स से अगर 10 घंटे 8 घंटे पढ़ना पड़ जाए और लगातार पढ़ना पड़ जाए तो मैं उसको इन्जॉय करते रहता हूँ। कभी मुझे टैक्सिंग नहीं लगा कि यार 10 घंटे पढ़ना है या पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, नहीं, मैं इन्जॉय करता रहता था। और इसी बेसिस पे मुझे लगा कि ठीक है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा या इजी जो भी होगा बट मैं मैथमेटिक्स ही लूँगा, और इस बेसिस पे चल के मैंने मैथमेटिक्स ही लिया। तो मुझे लगता है कि जो इंटरेस्ट जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपका जो भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से चूज कीजिए। आई थिंक कि इट विल वर्क इन मैक्सिमम केसेस, इट वर्क्स, और आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। जो मैथमेटिक्स के लिए मेरी स्ट्रैटेजी रही वो BPSC के लिए मैं बता देता हूँ। जो BPSC में 2 सेक्शन होते हैं और इसमें कुछ ऑप्शंस भी अच्छे खासे ऑप्शंस होते हैं कि 3 क्वेश्चन एक से और 3 क्वेश्चन दोनों से करने रहते हैं, ऐसे करके है। तो द थिंग इज़ कि यहाँ पे जो सेक्शन 1 है उसमें कुछ इजी सब्जेक्ट्स हैं, लाइक लीनियर अलजेब्रा है। तो ये सब काफ़ी लीनियर अलजेब्रा है या वेक्टर एनालिसिस है, ये सब इजी सब्जेक्ट है। तो इसमें ये होना चाहिए कि नहीं, जो लीनियर अलजेब्रा से जो क्वेश्चन पूछेगा वो तो मैं बना ही दूंगा। वो क्वेश्चन जो 50 मार्क्स के रहेंगे वो एकदम मतलब बोनस टाइप के जाएंगे और उसको तो मैं पक्का से कर दूंगा। तो ऐसे आप सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगी अगर सारे मैंने जो BPSC का सिलेबस भी कवर किया है। तो मैं BPSC का एज सच प्रॉपर सिलेबस कभी कवर नहीं किया हूँ। मैं UPSC के लिए जो मैथ पढ़ता था मैं वही मैथमेटिक्स पढ़ता था और उसी में से यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट करके मैं कर देता था कि हाँ ठीक है हो गया। दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुँह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज़ किए। तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है, वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में GS एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। ना सिर्फ YouTube में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो GS को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। तो लीनियर अलजेब्रा मैं UPSC के लिए पढ़ता था, यहाँ पे आके क्वेश्चन कर देता था। फिर कैलकुलस मैं UPSC के लिए काफ़ी डीप से पढ़ना रहता है तो वो मैं पढ़ता था। कैलकुलस का क्वेश्चन या वेक्टर एनालिसिस है तो उसका, तो आप एक बार देख लीजिए कि सेक्शन 1 में कौन कौन सा पार्ट है और कौन कौन सा ईजी पार्ट है। डिफ़िकल्ट चीज़ों में जाके वहाँ पे बहुत ज़्यादा माथा मारी, बहुत ज़्यादा फोकस करना, बहुत ज़्यादा उस पर स्ट्रेंथ देना। जहाँ कम से कम मेहनत में हम ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से आउटपुट आ रही है उस चीज़ों पे ध्यान दीजिए और उसको पहले करने का कोशिश कीजिए। तो सेक्शन 1 आई थिंक कि रिलेटिवली ईजी है तो उसको आप अच्छे से कीजिए और उसमें काफ़ी अच्छा मार्क्स आ जाता है। आप 3 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से कर पाइएगा सेक्शन 1 का। जब सेक्शन 2 में आते हैं तो थिंग इज़ कि यहाँ पे थोड़े डिफ़िकल्ट और इधर उधर के सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मॉडर्न अलजेब्रा है। तो टू बी प्रिसाइज मतलब मुझे मॉडर्न अलजेब्रा डिफ़िकल्ट लगती थी और मैंने कभी उसको बहुत ज़्यादा किया भी नहीं, क्योंकि करने के बाद भी UPSC में बहुत बेनिफिट उसका मिलता नहीं था। तो मैं UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको नेगलेक्ट करके रखा, BPSC के लिए भी मैंने नहीं किया उसको। अदर चीज़ें इसमें थी, जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग है। हर साल मैंने देखा है कि ज़्यादातर उससे क्वेश्चन पूछ देता है 63rd में 64th में लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन पूछा। और लीनियर प्रोग्रामिंग काफ़ी आसान चीज़ है, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं एक बार तो वो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देयर इज 80 to 90% चांसेज कि लीनियर प्रोग्रामिंग का जो क्वेश्चन पूछेगा उसको आप एब्सोल्युटली करके आ जाएगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग कर लीजिए। उसके बाद फिर
या आप अपने हिसाब से जो भी आपका स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से। उसके बाद फिर कोऑर्डिनेट वगैरह का जो क्वेश्चन इसमें होता है वो काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है। तो वो सेक्शन 1 का होता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछता है, सीधा सीधा कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन आपसे बनेगा, सीधा सीधा 50 मार्क का क्वेश्चन आप मार करके निकल जाइएगा। तो इस तरह से देख लीजिए कि कौन कौन सा चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आसानी से हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिला सकते हैं, वो सब चीज़ें मार्क कर लीजिए। और उस हिसाब से कि हाँ ये अगर इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछ भी दिया, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा था उससे क्वेश्चन अगर पूछ भी देता था तो मेरे पास ऑप्शन रहते थे, तो मैं ऑप्शन यूज़ कर लेता था, तो उसको स्किप करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो ऐसे आप अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आप यूपीएससी का अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी आसान हो जाता है। और जो बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सेलेक्टेड टॉपिक को अच्छे से कीजिए। सेलेक्टेड टॉपिक को अच्छे से करने के बाद जो बाकी टॉपिक बच जाते हैं उसको भी कर लीजिए। और ये कोशिश कीजिए कि हाँ मतलब 275 या अराउंड मेरा एटलीस्ट सही अप्रोच जाएगा, तो आपका सिलेक्शन होना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर 275 वगैरह आप करेक्ट बना के आ जाते हैं तो सिलेक्शन होना काफ़ी आसान हो जाता है। और अगर आपने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर की है तो आप आउट ऑफ 300 भी मार्क कर सकते हैं। रिसोर्स की बात अगर कर लें हम तो IMS का नोट दैट इज़ बीपीएससी के लिए तो वो काफ़ी है, तो IMS के नोट्स मैंने काफ़ी अच्छे से की है। और उसके बाद जो कुछ स्टैंडर्ड्स बुक हैं वो सब थोड़ा सा मुझे लगता है कि करने के लाइक कैलकुलस वगैरह के लिए मलिक अरोड़ा है, तो इस बार बीपीएससी 65th में भी उससे एक आध क्वेश्चन पूछ दिया था। कैलकुलस वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जिसका अच्छा अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरत होता है, वो यूपीएससी में ज़रूरत होता है और बीपीएससी में ज़रूरत होता है। तो मलिक अरोड़ा वगैरह आप जो सेलेक्टेड जो सब बीपीएससी में या यूपीएससी के सिलेबस में हैं तो वो सब चीज़ें आप कर लीजिए, तो वहाँ से आपको बेनिफिट हो जाएगा। और भी लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह अगर ठीक है IMS से कीजिए, उससे हो रहा है तो नहीं फिर कोई बुक वगैरह जो स्टैंडर्ड जो टॉपर्स ने बताएं वो सब बुक्स आप देख लीजिए, उससे हो जाता है चीज़ें, उससे बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होती है। हाँ, नोट्स मैथमेटिक्स में नोट्स किस तरह से द थिंग इज़ कि बहुत सारे फार्मूला हैं, लीनियर अलजेब्रा है तो उसमें ही बहुत सारे फार्मूला है, कैलकुलस वगैरह में बहुत सारे फार्मूला है, कोऑर्डिनेट में बहुत सारे फार्मूला है। तो मैंने जो नोट्स बनाया था मैथमेटिक्स का वो ऐसे था कि जो फार्मूला जो एक नोट्स मैंने बनाया कि जो मेन जो फार्मूला है वो हर का वो सारे फार्मूला या जो छोटे मोटे थ्योरीज वगैरह हैं वो सब मैंने सारे नोट डाउन कर दिए, क्योंकि वेक्टर एनालिसिस का ये मेन चीज़ें हैं, या कोऑर्डिनेट का है तो इसका मेन ये चीज़ें हैं, टर्म्स कि हाँ इसका ये मतलब होता है और ये ऐसे ऐसे होता है। तो उसका एकदम ब्रीफ नोट बनाया, एकदम कम से कम स्पेस लेते हुए, और सारे टॉपिक्स का बनाया हूँ। और उसके बाद फिर मैंने एक थोड़ा सा एक्सपेंडेड नोट बनाया है, लाइक कि अगर मैं रियल एनालिसिस पढ़ रहा हूँ तो एक नोट्स तो मेरा है कि सिर्फ फार्मूला बेस्ड है मेनली, कि उसमें सारे फार्मूला वगैरह सीक्वेंस का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कैसे वो सब फार्मूला लिखा है कि ये फार्मूला है, इसके बाद ये फार्मूला आता है, ये सब लिखा हुआ है। और फिर एक मैंने थोड़ा सा ब्रॉड नोट बनाया, उसमें कुछ क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछ दिया, कुछ क्वेश्चन है जो दो बार पूछ दिया गया है और थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है और उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाने की ज़रूरत रहती है। तो वो सब क्वेश्चंस का भी मैंने कुछ प्रिपेयर किया, कुछ अच्छे टॉपिक्स का जो काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक रियल एनालिसिस। तो इन सब टॉपिक्स का मैंने कुछ उस टाइप वाला भी नोट्स बनाया है। बट द थिंग इज़ कि फार्मूला का नोट्स वो मुझे लगता है कि वो कंपलसरी है, वो रहना चाहिए, और वो एग्ज़ाम में आप जाने से पहले या कभी भी उसको आप अच्छे से रिवीजन करके टेस्ट सीरीज वगैरह देते रहते हैं, या एग्ज़ाम में जाने से पहले भी उसका अच्छे से आप रिवीजन करते हैं और उससे काफ़ी बेनिफिट मिलती है। DKT स्टेट PCS। अगर आप केवल स्टेट PCS के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए DKT स्टेट PCS। यहाँ आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। डिफ़िकल्ट टॉपिक्स ही मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वो थ्रू आउटली जो हमारा प्रिपरेशन रहता है इसमें है कि हमको मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट लाना है। ये हमारी पूरी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ कम से कम मेहनत कम से कम कॉस्ट पे करके मैं कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकता हूँ, वहाँ पे हमेशा हमारा ध्यान रहना चाहिए। तो मैथ्स में भी ऐसे ही हमारा ध्यान रहना चाहिए। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो सेक्शन 1 है इसमें कम मेहनत में बहुत सारे जगह है जहाँ से काफ़ी मार्क्स फेच किए जा सकते हैं, तो उस पर काफ़ी फोकस होना चाहिए। सेक्शन 2 में भी बहुत सारे जैसे जगह हैं जहाँ पे कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स फेच किए जा सकते हैं, तो उस पर हमारा फोकस होना चाहिए।
डिफ़िकल्ट टॉपिक्स ही अगर हाँ कि मेरे को और भी मार्क्स इम्प्रूव करने हैं या और भी ज़्यादा मार्क्स मुझे चाहिए, तो डिफ़िकल्ट में भी जो कम डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उसको मुझे लगता है कि उसको पहले करना चाहिए। जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पर जाते हैं, जिससे बहुत घुमावदार क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे होने के चांसेस कम रहते हैं, तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से थोड़ा सा बचना चाहिए मुझे लगता है। क्राइटेरिया फॉर चूजिंग ऑप्शनल, दैट इज़ फॉर मी दैट इज़ ऑल अबाउट इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट है। अगर आप काफ़ी इंटरेस्ट है और उस पर काफ़ी टाइम दे पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक समय के बाद मार्किंग होने लग जाती है और आपके मार्क्स आएंगे। वो यूपीएससी है, बीपीएससी है, कोई भी है, आपके मार्क्स एक एबव एवरेज हो जाएगा और आप क्वालिफाई करने लग जाइएगा। दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज़ किए। तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है, वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में, जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। ऑप्शनल और मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो अटेम्प्ट करने का है, तो उसके लिए मेरा ये है कि यूपीएससी में तो और भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और उस पर सिलेक्टेड स्पेस दिया हुआ है। अगर आपका क्वेश्चन गलत वगैरह हो गया तो उसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर उसको करना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और कोई क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पता चलता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, ये तो मैं जानता हूँ, तो वो क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर दीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इसमें थोड़ा सा लग रहा है कि मैं यहाँ पे जाके फंसूंगा या यहाँ पे जाके क्या होगा, ये थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं हो पा रहा, तो थोड़ा सा रफ वर्क का यूज़ कीजिए। मैथमेटिक्स में काफ़ी रफ वर्क का यूज़ किया हूँ, और थोड़ा सा रफ वर्क का उसका पीछे में जाके थोड़ा सा देख लीजिए कि हाँ इसके बाद फिर क्या आएगा, और फिर थोड़ा सा वहाँ पे कोशिश कीजिए कि हाँ कंक्लूजन पे मैं पहुँच पा रहा हूँ। अगर वहाँ पे आप रफ वर्क में कंक्लूजन पे पहुँच पा रहे हैं, तो आप फिर आके उसको डायरेक्टली यहाँ पर अच्छे से पूरा लैंग्वेज वगैरह लिख के अच्छे से उसको नोट डाउन कर दीजिए। वहाँ पे आपका अच्छे से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपका आसानी से हो जाएगा। तो वो है प्रो एंड कॉन्स ऑफ टेकिंग मैथमेटिक्स। ये है कि मैथमेटिक्स ये है कि अगर आप कर पा रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छा कर लीजिएगा, आपका काफ़ी मार्क्स आ जाएगा, आप काफ़ी अपर रहिएगा। और अगर आप मान लीजिए कि वहाँ पे ठीक है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन वहाँ पे क्लिक नहीं किया या वहाँ पे मैं वो नहीं कर पाया, तो वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान का स्कोप रहता है। बट बीपीएससी में मुझे लगता है कि अगर आपने फेयरली इनफ आपने तैयारी कर ली है, तो इतने सारे ऑप्शन रहते हैं उसमें कि आप, और क्वेश्चन का जो लेवल रहता है, आप श्योरली थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज लेते हुए भी 10 नंबर 15 नंबर या 25 नंबर का डिसएडवांटेज लेते हुए भी आप एबव एवरेज रहिएगा। आप मार्किंग के फील्ड में श्योरली रहिएगा कि आप इस स्टेटस में रहिएगा कि मैं अच्छा मार्क कर दूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो ये चीज़ें होती है। टाइम टेबल एंड शेड्यूल टाइम टेबल एंड शेड्यूल के लिए मुझे, जब मैं मैथमेटिक्स करता था तो ऐसे करता था कि ठीक है, मैं जब एग्ज़ाम क्लोज आ जाते थे तो दिन के 5 घंटे या 6 घंटे मैं पहले मैथमेटिक्स करता था, या 6-7 घंटे मैं मैथमेटिक्स करता था। आईएमएस के पेपर वगैरह लगाना या प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह देखना, तो वो सब करता था। और बाकी के जो टाइमिंग बचते थे तो उसमें 4 घंटा 5 घंटा जीएस वगैरह का कि कुछ रिवीजन कर दिया, या कुछ हिस्ट्री वगैरह देख लिए, या कुछ नोट्स देख लिए, या कुछ पेपर वगैरह थोड़ा बहुत आंसर वगैरह लिख के। तो ऐसे ही रहता था कि हाँ फर्स्ट हाफ, मतलब मेरा ऐसा रहता कि स्टार्टिंग के 5-6 घंटे मैं मैथ्स करता था, और उसके बाद का जो टाइम रहता था उसमें जीएस करता था। या फिर इसका एक और तरीका है कि 2-3 दिन आप फुल फ्लेज, जैसे वीक में 7 डेज हैं, तो आप 3 दिन या 4 दिन सिर्फ ऑप्शनल कीजिए, 10 घंटा 12 घंटा सिर्फ ऑप्शनल कीजिए, और उसके बाद जो बाकी 3 दिन 4 दिन है तो उसमें आप सिर्फ जीएस कीजिए। तो ये भी एक स्ट्रेटजी होती है। ये भी जो स्ट्रेटजी आपके लिए काम करती है वो उस हिसाब से आप अपना बेनिफिट मैक्सिमाइज करके आप एडॉप्ट कर सकते हैं, और उस हिसाब से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई मैथमेटिक्स प्रिपरेशन। थैंक यू।